बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के कुल 6 अध्याय हो गए हैं। छठा अध्याय विपणन थोड़ा बाकी है, उसको हम अब 21 तारीख के बाद जब ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ होगी तब मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, कुछ सूचना है आपके लिए, वो मैं सूचना आपके सामने प्रेषित कर देता हूँ। सूचना ये है कि सोम मंगल बुधवार को जो कक्षा 12वीं के वीडियो चलते थे, अब वो वीडियो इस सोम मंगल बुधवार को 3 दिन तो ये वीडियो आएंगे। सोमवार को वीडियो जो अभी आपके सामने जो पेश हो रहा है ये सोमवार को, और मंगल और बुध को 2 वीडियो और आएंगे। उसके बाद आपकी कक्षा 12वीं की वीडियो बंद हो जाएंगे, क्योंकि 21 तारीख को आपकी स्कूलें प्रारंभ होगी। नई सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप अपने अभिभावकों से परमिशन लेकर स्कूल के अंदर जो आपकी समस्याओं का निवारण है वो स्कूल के अंदर किया जाएगा। आप अपनी समस्या लेकर स्कूल में आ सकते हैं। हम उन समस्याओं का निवारण ऑफलाइन क्लासेस में करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, जब आप 21 तारीख को स्कूल आओगे तो आपकी पूरी कॉपी जांच की जाएगी कि आपने जहां तक हमने पढ़ाया है वो आपने अपनी कॉपी में किया है कि नहीं किया है। 1 से लेकर जो 6 अध्याय व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो मैंने पढ़ाए हैं, इसके तमाम प्रकार के जो लेक्चरर यूट्यूब चैनल बाल मंदिर के माध्यम से आप तक प्रेषित किए, उन यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के जो मैंने प्रश्न भी करवाए, उन प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी और हल व्याख्या सहित करवाने का जो प्रयास किया उनको भी चेक किया जाएगा। अब ये जो 3 दिन जो वीडियो रहेगा सोम मंगल बुध को, मैं आपके सामने 6 अध्यायों के प्रश्न आपके सामने प्रेषित करूंगा और उन प्रश्नों को आपको हल करना है गत वीडियो का सहयोग लेकर और किताब का भी सहयोग लेकर। विभिन्न प्रकार के वीडियो जो मैंने आपके सामने प्रेषित किए उसमें हर एक चीज छोटी से लेकर बड़ी तक चीज समझाई गई है, उनको समझकर इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। 21 तारीख के बाद जब आप अभिभावकों से परमिशन लेकर स्कूल में आओगे तो आपकी तमाम प्रकार की जो भी कॉपियां है, जैसे लेखा शास्त्र की है, कंप्यूटर की है और व्यवसाय अध्ययन की है, वो सब चेक की जाएगी कि आपने कार्य किया है नहीं किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जब प्रश्न बनते हैं तो ये प्रश्न किताब के पीछे से प्रश्न ना बनकर किताब के अंदर से प्रश्न बनते हैं। तो उन प्रश्नोत्तरियों को मैंने आपके सामने पेश किया है। इन प्रश्नों को आप कॉपी में करने का प्रयास करें और कॉपी में जब करें तब किताब का सहयोग लें और वीडियो का भी सहयोग लें। जहां कहीं समस्या आ रही है उनको 21 तारीख के बाद हम समस्याओं का निवारण करेंगे, मगर आपको ये पूरे प्रश्न आपको कॉपी में करने होंगे। इन 3 दिन तक मैं आपको 6 अध्यायों के प्रश्न बनाकर आपके सामने प्रेषित करूंगा। आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आपकी निश्चित रूप से 21 तारीख के बाद कॉपियां चेक होगी। कॉपियां चेक होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपसे निवेदन है विद्यार्थियों, जो भी आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है उन वीडियो को देखकर उन्हें समझकर ये तमाम प्रकार की जो प्रश्नोत्तरी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, इन प्रश्नोत्तरी को हल करने का प्रयास करें ताकि हम आपकी कॉपी को जांच सके और आपके कार्य को देख सके कि आपने अभी तक जो हमने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास जो वीडियो प्रेषित किए आपने उन्हें देखा है या नहीं देखा है। अभी भी कोई बात नहीं, बहुत समय पड़ा है आपके पास। आप पुराने वीडियो को देखकर इन प्रश्नोत्तरी को हल करें और तमाम प्रकार के जो पुराने वीडियो आपके सामने मैंने पेश किए उनके भी नोट्स बनाए, आपकी पूरी कॉपी चेक की जाएगी। तो गौर करें विद्यार्थियों, जो पहले वीडियो के अंदर जो प्रश्नोत्तरी है उन्हें भी हल करना है। ये अलग से मैं प्रश्नोत्तरी दे रहा हूँ, ये आंतरिक मूल्यांकन कर प्रश्न बनाए गए हैं। इसमें एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के टॉपिक को, प्रत्येक प्रकार के अध्याय में एक प्रकरण के प्रश्न बनाए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न कई जो 3 दिन तक जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपके सामने प्रश्न रखूंगा 6 अध्यायों के। आपको इनको हल करना है, किताब के माध्यम से हल कर सकते हैं और जो मैंने वीडियो बनाए हैं वीडियो को देखकर भी हल कर सकते हैं। तो आज जो 14 प्रश्न हैं इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करना है। पुनः आपको विदित करवा देता हूं कि सोम मंगल बुध 3 दिन तक आप वीडियो आएंगे, उसके बाद वीडियो नहीं आएंगे। 21 तारीख के बाद आपकी समस्याओं का निवारण एक ऑफलाइन क्लासेस में किया जाएगा। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार जब 21 तारीख के बाद आप आ सकते हैं अपने अभिभावकों की परमिशन से। तो पहला प्रश्न है, गौर करें, प्रबंध। हमारा जो अध्याय था प्रबंध की अवधारणा को समझना, प्रबंध की विशेषताओं को समझना, प्रबंध की प्रकृति को समझना, फिर प्रबंध की भूमिकाओं को समझना और प्रबंध के सिद्धांतों को समझने की बात थी। तो आज जो पहला अध्याय की कुछ जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, हम अध्याय 1 से लेकर 6 तक की प्रश्नोत्तरी को आपको हल करना है। आज जो पहला अध्याय की जो 14 प्रश्न आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, इन 14 प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में हल करना है, अपनी भाषा के अंदर किताब का सहयोग लेकर और तमाम प्रकार के जो वीडियो उनका सहयोग लेकर। प्रबंध की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा लिखिए। प्रबंध की अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने परिभाषा दी थी। जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने ट्रिक और टैग से समझाने का प्रयास किया था, आपको पूरी वो परिभाषा याद होगी। मगर एक सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा, अलग अलग प्रचलित परिभाषाएं थी, उसमें एक इंपोर्टेंट परिभाषा थी सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा प्रबंध की क्या रही होगी, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
दूसरा प्रश्न है प्रबंध की निष्कर्ष रूपी परिभाषा पर प्रकाश डाली। तमाम प्रकार के प्रबंध शास्त्री हुए, कुंटस जोनाल हुए, मारी बाकर फॉलोअर्ड हुए, स्टैनले हुए, क्लर्क हुए, कई प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग प्रबंध की परिभाषा दी। प्रबंध शास्त्री भी अलग अलग हुए और प्रबंध की परिभाषा भी अलग अलग। मगर निष्कर्ष रूप से वास्तव में उसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकल के सामने आया कि वास्तव में प्रबंध का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। प्रबंध की निष्कर्ष रूपी परिभाषा पर आपको प्रकाश डालना है। प्रश्न तीसरा, स्टैनले वेन्स के अनुसार प्रबंध को समझाइए। विद्यार्थियों, मैंने नल से एक ट्रिक बनाई थी और आपको अगर याद हो तो आप अगर याद करके वो ट्रिक के माध्यम से भी परिभाषा दे सकते हैं कि स्टैनले वेन्स के अनुसार प्रबंध को समझाइए। ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है कि ताकि आप और भी जो प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा प्रबंध की परिभाषा दी गई है उन्हें समझ सके और उन्हें अपनी कॉपी में लिख सके। चौथा प्रश्न, प्रबंध के 6 लक्षणों को बताइए। विद्यार्थियों, लक्षणों से तात्पर्य विशेषताएं भी हो सकती है, लक्षण भी लिखे हुए आ सकते हैं और विशेषताएं भी लिखी हुई आ सकती है। तो प्रबंध के 6 लक्षणों को आपको बताना है कि प्रबंध के वो 6 लक्षण कौन कौन से हैं, प्रबंध की वो विशेषताएं कौन कौन सी है। अगर आपको प्रबंध की परिभाषा पता है तो प्रबंध की परिभाषा से ही निकलकर प्रबंध की विशेषताएं निकलती है। यहाँ प्रबंध की बात नहीं, चाहे वो अभिप्रेरणा हो, चाहे वो नेतृत्व हो, चाहे वो विपणन हो, चाहे वो विज्ञापन हो, तमाम प्रकार की जब आप परिभाषा याद कर लेते हैं तो परिभाषा से निकलकर कई की विशेषताएं सामने आती है। प्रश्न 5वां, प्रबंध के 4 उद्देश्यों में सहायक उद्देश्यों पर टिप्पणी लिखी। विद्यार्थियों, अब गत वर्ष प्राथमिक उद्देश्य का प्रश्न उठा था। इस सहायक उद्देश्य, प्रबंध के 4 उद्देश्य होते हैं, एक प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। हमें तो टोटली पढ़ना है मगर मैंने यहाँ सहायक उद्देश्य पर फोकस करवाया है। आपको प्राथमिक उद्देश्यों को भी पढ़ना है, सहायक उद्देश्यों को भी पढ़ना है, व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पढ़ना है और सामाजिक उद्देश्यों के ऊपर भी पढ़ना है। मगर आपको सहायक उद्देश्यों पर यहाँ मैंने प्रश्न दिया है कि सहायक उद्देश्यों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सहायक उद्देश्य क्या है, सहायक उद्देश्य के बारे में आपको समझना है, इसमें किसकी भूमिका रहती है और ये कौन कौन से जो प्राथमिक उद्देश्यों को सहायता प्रदान करते हैं, उस पर आपको विचार अपनी टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न 6, प्रबंध के महत्व को समझाइए। प्रबंध का महत्व, पूर्व उदारीकरण। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर सन 1991 के अंदर एक एलपीजी की व्यवस्था आई थी। एलपीजी, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हो तो मैंने आपको बताया था एलपीजी यानी एल यानी लिबरलाइजेशन, पी यानी प्राइवेटाइजेशन, जी यानी ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। अब जब ये व्यवस्था आई, उदारीकरण की व्यवस्था आई, उदारीकरण यानी कि तमाम प्रकार के देशों का एक दूसरे के साथ उद्धार करना, तो अपनी गतिविधि माल का खरीदना बेचना आयात निर्यात किया जा सके। प्राइवेटाइजेशन तमाम प्रकार की सरकारी चीजों को निजीकरण में डालना। ग्लोबलाइजेशन में विश्वकरण यानी तमाम प्रकार के देशों को एक विश्व के साथ जोड़कर हम जब लेन देन करते हैं तो ये विश्वकरण की भूमिका होती है। अब प्रबंध का महत्व, पूर्व उदारीकरण, उदारीकरण 1991 के दशक के अंदर उदारीकरण की व्यवस्था आई। अब पूर्व उदारीकरण का मतलब है उदारीकरण से पहले 1990 से पहले, उदारीकरण के पश्चात आपको प्रबंध के महत्व को समझाना है सारणी के माध्यम से बनाकर। अगर आपने पुराने वीडियो देखे हो तो मैंने किताब के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया। सारणी के माध्यम से आपको समझाना है कि पूर्व उदारीकरण से पहले और उदारीकरण के पश्चात प्रबंध का क्या महत्व रहा होगा, इसको आपको समझाना है। प्रबंध के महत्व में एक चीज है नव परिवर्तन, उसका उपयोग अपने विचारों से समझाइए। नव परिवर्तन से तात्पर्य है एक नया इनोवेशन। हम कोई भी चीज को जब अपनाते हैं तो नवाचार होता है। अब नवाचार हम कैसे करेंगे, तो प्रबंध में नवाचार से क्या तात्पर्य, हम प्रबंध की भूमिका क्या रहती है नवाचार के अंदर, ये उसका विकास कैसे है, कैसे होगा। कोई भी चीज जब नहीं आती तो उसका कई प्रकार से विरोध होता है। जैसे कि अगर मैं बात कहूं तो पहले बड़े बड़े एबाकस कंप्यूटर होते थे, बड़े बड़े कमरों के जितने होते थे, फिर धीरे धीरे उनसे छोटे कंप्यूटर आए, फिर उनसे भी छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर आए, फिर एलईडी आए और आज अगर हम देखा जाए तो मोबाइल कंप्यूटर से कम नहीं है। आप एक कंप्यूटर को अपने जेब के अंदर लेकर घूमते हो, ये क्या है, ये एक नवाचार है, एक इनोवेशन है। और जब ये चीजें आई थी तब इनका भी विरोध हुआ था, मगर धीरे धीरे सबने इनको अपनाया, उनका विकास कैसे हो उसके ऊपर आप गौर करोगे तो प्रबंध की क्या महत्वता रहती है नव परिवर्तन उसके विकास में, तो अपने विचारों को समझाइए, अपने विचारों के माध्यम से समझाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 8वां, प्रबंध का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे। अब प्रबंध है, इसका देश के आर्थिक विकास, प्रबंध के महत्व में देश के आर्थिक विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस प्रकार मैंने कहा था कि प्रबंध बहुत ही पुरानी सदी से लेकर आज तक चलता हुआ आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते हो कि
1922 के अंदर मोहन जोदाड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र के युद्ध की और महाभारत के युद्ध की, और तो वहां भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी कि युद्ध किस प्रकार करना है, किस प्रकार मैनेजमेंट कर अपने सामने वाले शत्रु को हराना है, वहां भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता अगर सामाजिक के अंदर पढ़ते हैं या फिर आगे कॉम्पिटिशन के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां नालियों की व्यवस्था हुई करती थी, नालियां इस प्रकार निकाली हुई रहती थी, मैनेजमेंट होता था। तो मैनेजमेंट पुरानी सदी से लेकर आज तक चलता आ रहा है, और आज का जो ये मैनेजमेंट है, प्रबंध है, ये देश के आर्थिक विकास में क्या योगदान देता है, क्या महत्वपूर्णता प्रदान करता है, उनके बारे में आपको समझाना है। विद्यार्थी गौर करें, जिस प्रकार कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी महामारी फैलाई और तमाम प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने बाधित किया, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही बड़ी समस्या की, और इन समस्याओं का निवारण करने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की। ये भी क्या है, ये भी एक प्रबंध है, एक मैनेजमेंट है। समिति ने निर्णय लिया कि हम घर बैठे विद्यार्थियों को किस प्रकार शिक्षा दे पाए, तो ये अपने देश के आर्थिक विकास के लिए एक उपयुक्तता प्रदान करवाता है, और हमने घर बैठ के कार्य किया और आपको पढ़ाया, और ये भी एक आर्थिक विकास है, तो देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से हम प्रबंध की क्या भूमिका है देश के आर्थिक विकास में, उसमें अपना योगदान, और उस योगदान को आपको समझाना है, उसका पूरी विवेचना करनी है। गौर करें विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने 8 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। अब हम कुछ और प्रश्न जो लेते हैं, प्रबंध के पहले अध्याय के अंदर हम बात कर रहे हैं। गौर करें विद्यार्थियों, हाँ, तो प्रबंध मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रबंध कई रूपों में है। प्रबंध की बहुविद्या के रूप में प्रबंध उभर के सामने आया, और प्रबंध के क्षेत्र को अगर हम देखा जाए, प्रबंध कला के रूप में भी सामने आया, प्रबंध विज्ञान के रूप में भी सामने आया, प्रबंध एक पेशे के रूप में भी सामने आया। तो आपको ये प्रश्न एमटीआर है, बिल्कुल आपको पूरा से समझना है, याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, बिल्कुल ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है। प्रबंध विज्ञान है, एक कला दोनों के रूप में। कला अपने आप में, प्रबंध कला ही, कला के माध्यम से दूसरों को इस प्रकार से आप बाधित करते हैं कि वो आपके अनुसार कार्य करें, ये कला है। और विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं सिद्धांत, कहीं ना कहीं नियम, कहीं ना कहीं रेगुलेशन इसके अंदर निहित रहते हैं, तो प्रबंध विज्ञान है। तो इस प्रकार आप प्रबंध विज्ञान एक कला के रूप में है, आपको समझाना है। प्रबंध विज्ञान भी है और प्रबंध कला भी है, आपको समझाना है। प्रबंध बहुविद्या कैसे है, अपना मत दीजिए। प्रबंध बहुविद्या यानी कि प्रबंध में बहुत सारी विद्याएं रहती है, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो प्रबंध शास्त्री उन्होंने भी अलग अलग विद्याएं दी, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी प्रबंध है, वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर भी प्रबंध है, कहीं ना कहीं प्रबंध की भूमिका हर जगह रहती है, इसलिए प्रबंध बहुविद्या है। अर्थशास्त्र के रूप में भी है, निजी शास्त्र के रूप में भी है, तो प्रबंध अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका को निहित करता है। तो प्रबंध बहुविद्या कैसे है आपको समझाना है, अपने मतानुसार इस पर अपने मत और प्रकाश डालना है। पेशे से आपका क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, पेशे से आपका क्या तात्पर्य है। पेशा क्या है, एक प्रोफेशन है जो कि एक विशेषज्ञता और स्किल के माध्यम से एक आदमी अपनी विशेषज्ञता और स्किल के माध्यम से अपना जो कार्य करता है, और कार्य करने के दौरान वो फीस उपलब्ध करवाता है, ये एक पैसा होता है, प्रोफेशन होता है। जैसे कि डॉक्टर एक पैसा है, सीए पैसा है, टीचर जो स्कूल के अंदर पढ़ा है उसका एक पैसा है, उसके माध्यम से फीस उपलब्ध करवाता है। और मैंने पैसे के बारे में बहुत ही बड़ी चर्चा की थी, तो आप पैसे से आपका क्या तात्पर्य है इसके बारे में भी आपको बताना है। प्रश्न 12वां प्रश्न ये है कि पेशे की 3 विशेषताएं एवं पेशे के विभिन्न स्वरूप पर प्रकाश डालिए। स्थापना के द्वारा पेशे के अलग अलग रूपों में पैसा चलता है, तो आपको पेशे की तो 3 विशेषताएं लिखनी है एवं पेशे की विभिन्न जो स्वरूप है, उस पेशे का क्या क्या स्वरूप है उस पर भी आपको प्रकाश डालना है, प्रकाश डालकर उसे समझाना है विद्यार्थियों। प्रश्न 13वां, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य। क्रियात्मक क्षेत्र में भी अगर हम देखा जाए तो क्रियात्मक क्षेत्र को भी 3 रूपों में, व्यवसायिक क्रियात्मक क्षेत्र और व्यवसायिक नवीन क्रियात्मक क्षेत्र और गैर व्यवसायिक क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर भी प्रबंध को बांटा गया है। तो आपको पहले तो क्रियात्मक क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य, इसे समझाना है। फिर प्रश्न 14 बनता है कि प्रबंध के नवीनतम क्रियात्मक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है, इसे समझाना है। इस प्रकार हम ये 14 प्रश्न जो पहले अध्याय के हैं, वो 14 प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। अगला जो वीडियो आएगा मंगलवार को, उसमें भी मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा, और जो बुधवार को आएगा उसमें भी प्रश्न रखूंगा। इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि इनके माध्यम से ही प्रश्न बनेंगे। ये वीडियो जो आपके आ रहे हैं इनमें प्रश्नोत्तरी मैंने रखी है, इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप अपनी कॉपी में हल करोगे, और ये कॉपी आपकी 21 तारीख के बाद जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी, जो आप अभिभावकों से परमिशन लेकर स्कूल के अंदर आओगे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, तब आपके निवारण किया जाएगा, आपकी समस्या का हल किया जाएगा, आपकी कॉपियां जांच की जाएगी,
महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बिल्कुल कॉपियां जांच होगी, समिति भी कॉपियां जांच करेगी। हमने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया, आपने अपनी कॉपी में कुछ किया है नहीं किया, इसके बारे में गहन जांच होगी। तो आप ये सब वीडियो लगा 3 वीडियो जो मेरे आएंगे इन्हें आप ज्यादा से ज्यादा देखिए। इस वीडियो में मैं आगे का अध्याय इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि हम कहीं ना कहीं डिस्प्यूट ना हो जाए, ताकि हम ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने रखूं जो परीक्षा में आने लायक हो। उन प्रश्नों को आप हल कर सके। वीडियो पूरे देखकर, आपके पास समय है उनको देखकर, और ये जो चीजें आपके सामने आ जाएगी तो आपके पास अच्छे नोट्स बन जाएंगे और ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करें। आगे भी जो वीडियो आएंगे उनमें 2 वीडियो जो आएंगे मंगल और बुधवार को, फिर उसके बाद आपकी वीडियो नहीं आएंगे 12th क्लास के, तो आप उनमें ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।